Yeah, good afternoon, students. चलो, जो होमवर्क दिया था वो किया आप लोगों ने? होमवर्क कंप्लीट किया? यस। ऑफलाइन कब स्टार्ट होने वाला है? देखो कब होने वाला है। चलो, आ गया। किसी को दिक्कत हो रही है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है किसी को फाइंड करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया हाउ टू फाइंड सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालते, ये सबको क्लियर है? तो हमने n और s के लिए निकाला था, d और f इलेक्ट्रॉन पे नहीं निकाला था, है ना सर? डी ब्लॉक डिफरेंस 7.1 आया तो 8 लेना है। लेना ना? नहीं 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 नहीं, नहीं लेना। जो आया वही रखो ना, उस पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, अभी आप बोल रहे हो कि सर अगर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हमें फाइंड करना है सिग्मा का वैल्यू तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना? फाइंडिंग सिग्मा वैल्यू ऑन, चलो, ऑन डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर सिग्मा निकालना है तो क्या करना है? तो सबसे पहले बोलता है यहां पर रूल 1 2 3। रूल 1 2 3 1 2 3 remain same as that for s and p electrons। s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए जैसे रूल नंबर 1 2 3 निकालते हैं वो सेम रहेगा, है ना? ठीक है ना? रूल 4 and 5, रूल 4 and 5 get replaced by रूल 6। 4 और 5 की जगह, 4 और 5 मतलब n-1 जो लगा था वो 8.5 लगा था, और n-2 और उसके नीचे 1 लगाते, इसको रूल नंबर 5 और रूल नंबर 4 एंड 5 बोलते हैं ना। तो बोलता है उसके जगह रूल 6 करना है, और रूल 6 क्या है? रूल 6 इज all the electrons in the group lying left to nd nf group contribute 1 each to the screening constant। रूल नंबर 3 तक सेम है। एनडी और एनएफ के हैं तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 0.35। और उसके लेफ्ट जितने भी रहेंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1। ये लिख लीजिए और डन करो। फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे।
यस, चलो ये लिख लो और डन करो, ये लिख के डन करो। Second point, rule 5 and 6 get replaced by rule 6. Rule 6 क्या बोलता है? All the electron in the group lying left to ND and NF contribute one each to the screening constant. रूल नंबर 3 तक की चीजें सेम थी, 4 और 5 को हटा के रूल नंबर 6 लाया गया। रूल नंबर 6 बोलता है किसी भी एनडी या एनएफ के लेफ्ट में जितने भी ग्रुप है सबका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। ठीक है सर्विल, जल्दी करो, डन, डू इट फास्ट। हाँ 1 मिनट रुको, दिखाऊंगा। जस्ट ये कंप्लीट कर लो सब लोग, डन करो तो मैं दिखाऊं। लिख के डन करो फिर मैं आगे बढ़ूं। फटाफट डन करो सब एक बार, फर्स्ट पास डन करो ताकि रूल नंबर 6 का एप्लीकेशन देख ले। Finding sigma value for D and F electron, rule 1, 2, 3 remains same as that for S and P electron. Rule number 1 और 3 जो है वो सेम रहने वाले हैं। रूल नंबर 4 एंड 5 जो था उसको हटा के रूल नंबर 6 कर रहे हैं। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? All the electron in the group lying left to ND and NF group contribute 1 each to the screening constant. That's all. एकदम सिंपल है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3D electrons in जिंक 30। तो सबसे पहले जिंक अगर है, जिंक 30 है, तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। अभी मुझे किस पे फाइंड करना है? 3D इलेक्ट्रॉन्स पे फाइंड करना है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा का वैल्यू होगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जब आप निकालेंगे तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। 9 इंटू कितना, कैसे निकालेंगे? 9 इंटू पॉइंट, फर्स्ट रूल 0.35। खुद वाला ग्रुप कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.35 प्लस बोलता है लेफ्ट में जितने भी हैं, जो भी है, आगे सोचना नहीं, जितने भी है सबको ऐड करो और इंटू 1 कर दो। 8 16 और 18, 18 इंटू 1, तो वैल्यू कितना है? 21.15। ये 18 हो गया और ये आ गया 3.25 3.15, तो 18.15 आया। मैंने कहा कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। डी और एफ के लिए एग्जैक्टली जैसे एस और पी के लिए करते थे वैसे ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद
हमें सिग्मा का वैल्यू किसके लिए निकालना है? डी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो राइट में जो भी होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसके बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बाकी का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि उसी का शेल, जिस शेल पे आप इलेक्ट्रॉन, जिस सब शेल पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35, है ना? वो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। और उसके नीचे वाले सबका कंट्रीब्यूशन होता है 1, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6। तो बस ये वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। अरे बोलो, क्लियर हुआ? हाँ या ना? कि और क्वेश्चंस लू थोड़े, और थोड़े क्वेश्चंस ले। इज इट क्लियर? चलो, जैसे एज्यूम करो क्रोमियम है 24, इसमें सिग्मा का वैल्यू फाइंड करना है फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। 3D इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1, है ना? दिस इज देयर। अब मुझे अगर 3D इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा सिग्मा का वैल्यू? किसी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे तो बाकी के इलेक्ट्रॉन तो है, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह जाएंगे? 4। सो 4 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 1, तो ये हो गया 1.4 और हो गया 18, तो आ गया 19.4। एकदम सिंपल है यार, इस पे क्या बार बार एक्सप्लेन करूं, एकदम सिंपल है। ध्यान से समझोगे तो एक बार में समझ में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो सिग्मा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं एस एस इलेक्ट्रॉन पे या डी और एफ इलेक्ट्रॉन पे। दो ही तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस और पी ग्रुप बनता है और डी एंड एफ ग्रुप बनता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर सिग्मा का वैल्यू निकालना है किसी एटम के लिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। अब सवाल यह है कि सर ये सिग्मा हम निकाल क्यों रहे हैं? वाई वी आर फाइंडिंग दिस सिग्मा? इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है? मल्टीपल किया ना, 3D छोड़ के बाकी के 4 ग्रुप लेकर 0.35 से मल्टीप्लाई किया ना। साक्षी, नहीं समझ में आया क्या पूछ रही है तू? माइक ऑन कर दिया है? चलो, अगर किसी को दिक्कत है, मैं ये पहला स्लाइड है, फटाफट अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिखो या स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, फटाफट लिख लो। साक्षी, माइक ऑन करो और बोलो क्या बोल रही है, क्या पूछ रही है, नहीं समझ में आया मुझे। 3D सीरीज छोड़ के बाकी के 4 ग्रुप लेकर, हाँ 4 ग्रुप, 4 इलेक्ट्रॉन ना, 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ समझ में आया कि 3D में एक को छोड़ के बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, ग्रुप नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई किया। यस, परफेक्ट। या हेलो।
ओके ओके, चलो हो गया। नहीं आप क्यों नहीं किया, मतलब देखो आप करना चाहते हो तो करो ना। मतलब मैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे, आप इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो। अगर इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बाकी का कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 0.35 प्लस ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1, ये आएगा सिग्मा ऑन 4s1। बात समझ में आ रही है राघव? राघव क्लियर हुआ? 3D के लिए यहां पर किया हमने, ये इसको 3D के लिए क्या, हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकल सकता है। तो मैंने बोला 3D के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, तो 3D का कैसे निकालते हैं उसके लिए निकाल के दिखा। बोलो समझ में आया? आगे बढ़े। अब सवाल यह है कि सर हम लोग सिग्मा क्यों पढ़ रहे थे, वाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस सिग्मा, सिग्मा का एप्लीकेशन क्या है। देखो मैंने आपको एक बात बताया था कि न्यूक्लियस जो है, देखो जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, विद अ फोर्स। और वो फोर्स का वैल्यू जो होता है वो होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ खींचता रहता है वो है, लेकिन साथ साथ में एक रिपल्सिव फोर्स भी आता रहता है, जो किनके कारण आता है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है ना। तो अगर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकालते, रादर हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा निकालते। देखो सिग्मा से क्या होगा ध्यान से समझो। जैसे अज्यूम करो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन को एक ये फोर्स से खींच रहा है, ध्यान से समझने का ट्राई करो। को एक फोर्स से खींच रहा है, फोर्स इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये मुझे निकालना मेरे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि मुझे z का वैल्यू पता है, मुझे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, और मुझे रेडियस भी, डिस्टेंस भी पता रहता है। हर शेल का डिस्टेंस मुझे पता हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, ये सारी चीजें पता लग जाती है। सवाल ये है लेकिन सर सिग्मा भी तो है, और ये सिग्मा ये जो है वो फोर्सेस को रिड्यूस करते हैं। अब ये रिड्यूस कर जो कर रहे हैं उसके लिए मैंने एक कांस्टेंट निकाला है, एक वैल्यू निकाला है, जिसको हम लोग सिग्मा बोल रहे हैं ना। तो वो सिग्मा निकालने के बाद करना क्या है हमें, एक बार अगर कभी सिग्मा निकल गया, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकल गया, तो करना क्या है। तो बता है देखो ये जो z है, दिस z इज न्यूक्लियर चार्ज, है ना। बोलता है बात समझो, बहुत बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, ये सारे सिग्मा के कारण रिपल्सन हो रहा है और न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। तो बोला अगर मैं इन सब का नेट फोर्स बोलूं, नेट फोर्स, तो बोलता है ये नेट फोर्स जो निकलता है वो निकलता है के जेड इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब बोला जेड इफेक्टिव मतलब क्या है, देखो जेड अगर था मान लिया 10, है ना, 10 के कारण इसको खींच रहा है, और ये कम कर रहे हैं, ये वैल्यूज कम कर रहे हैं। मान लो ओवरऑल नेट वैल्यू जो आता है वो कितने के बराबर आता है, कि अगर z 10 है लेकिन नेट फोर्स जो आ रहा है वो 8 के कारण ही आता है ना, नेट 8 के कारण आ रहा है। नेट आ रहा है क्यों? क्योंकि हम इससे किसी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोलता है ये z इफेक्टिव जो होता है, z इफेक्टिव ये कैसे निकलता है, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। तो अगर आपने सिग्मा निकाल लिया है, आपने सिग्मा निकाल लिया है और एक्चुअल z से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो ये एक पावर से खींचने का ट्राई कर रहा था, इस पावर को कम कौन कर रहा है, सिग्मा कम कर रहा है। तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है z इफेक्टिव। अब z इफेक्टिव क्या होता है, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। तो अगर मुझे z इफेक्टिव पता लग गया तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि बाकी के इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका जितना पावर होना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो गया अंदर के इलेक्ट्रॉन के कारण, और एक्चुअल जो फोर्स लगता रहेगा इलेक्ट्रॉन पे वो हमें पता लग जाएगा।
क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब जैसे इसका एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एज्यूम करो कि यहां एक आदमी है, ये इसे 100 जूल एनर्जी के साथ खींच रहा है ना, और ये एक यहां पर एक दो चार लोग हैं जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, जूल जूल जूल। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर एज्यूम करो, इनफैक्ट ऐसा समझो कि एक एक आदमी इसको 100 जूल से खींच रहा है और बाकी के यहां 3 हैं जो इसको धक्का दे रहे हैं। कैसे धक्का दे रहे हैं? इन एनर्जीज के साथ धक्का दे रहे हैं, है ना, इस एनर्जीज के साथ धक्का दे रहे हैं उसको। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर मैं इनको इग्नोर कर दूं तो इसका जो इफेक्टिव फोर्स आएगा, इफेक्टिव आएगा, उसको मैं ले सकता हूं 100 माइनस 10, सो 90 जूल के साथ खींच रहा है। उसी तरह का कुछ काम कर रहे हैं कि Z तो बड़ा है, एक्चुअल Z बड़ा है, लेकिन बाकी के इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसको रिपेल कर रहे हैं, तो जो Z इफेक्टिव दिख रहा है मुझे, वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। और वो Z इफेक्टिव क्या है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू निकाल के Z से माइनस कर दो तो आपको Z इफेक्टिव मिल जाएगा। और अगर Z इफेक्टिव मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा? उससे एक्चुअल फोर्स मिल जाएगा। बोलो, क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, फास्ट। हाँ, और अभी लिखना क्या है ये तो समझा रहा था, अभी लिखना क्या है वो मैं बताता हूं आपको। लिखना क्या है, व्हाट यू हैव टू राइट। हाँ, ये लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो, ये लिख लो। यस, सब लोग नहीं क्लियर लिख रहे यार, थोड़े लोग ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या हो गया बाकी लोग? सर कैन जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन जेड? कभी नहीं ना, कभी नहीं हो सकता ना, ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं आ सकता है ना सिग्मा। लिख लो, फटाफट लिख लो। एक्चुअल जेड जो है, अगर वो 10 है, लेकिन नेट जेड जो आ रहा है, अगर वो 8 आ रहा है, तो मेरा जेड इफेक्टिव जो होगा वो जेड माइनस सिग्मा से निकाल रहे। ये एक एग्जाम्पल से समझा है। मैंने क्या बताया देखो, कल्पेश, मैंने कहा कि जेड के साथ ये एक्चुअली खींचना चाह रहा है, बट बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर रहे हैं। इसके कारण नेट फोर्स जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो बोलता है वो जो डिक्रीज फोर्स है वो कैसे निकाल सकते हैं? बोलता है वो निकाल दो, Z माइनस सिग्मा कर दो तो आपको Z इफेक्टिव मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z इफेक्टिव क्या है? Z माइनस सिग्मा है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा सिस्टम बना दिया जहां बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस ही और खींच रहा है। और मैंने क्या किया, इन सब के जगह इक्विवेलेंट, ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो मैंने क्या किया, इन सब इलेक्ट्रॉन को हटा दो और इसमें से न्यूक्लियस के नंबर में प्रोटॉन के नंबर को थोड़ा कम कर दो, तो नेट फोर्स वही आएगा, जितना खींच रहा है और रिपेल कर रहा है उसके बराबर आ जाएगा, अगर आप जेड इफेक्टिव इस तरह से निकाल लेंगे तो। और ये एग्जाम्पल यहां समझाया है कल्पेश, कि अज्यूम करो कि एक आदमी इसको 100 किलो जूल से खींच रहा है और 3 लोग इधर से बैठे हुए जो इसको धक्का मार रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इसका नेट इफेक्टिव जो है वो 90 जूल के आसपास है। तो मैंने क्या कर दिया, इसके पावर को 90 कर दिया। एक्चुअली इसका पावर 100 था, लेकिन मैंने क्या किया, चलो इन सबको इग्नोर कर देता हूं। इग्नोर करने का मतलब क्या है, मैं इसके एक्चुअल वैल्यू से इसको माइनस कर देता हूं, तो मुझे जेड इफेक्टिव या फोर्स इफेक्टिव मिल जाए। सर व्हाट इज रिटर्न आफ्टर एफ इन थर्ड स्टेप? कहां पर? कहां पर? प्रथमेश कहां पर पूछ रहा है? प्रीवियस स्लाइड है। यहां तो कुछ भी नहीं है।
एग्जाम्पल में, अच्छा एग्जाम्पल, वो तो समझाने के लिए किया है यार, ये तो समझाने के लिए किया है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू, देखो इतना मत समझो, सीधी सी बात है, एक टर्म आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक टर्म आता है, अब ये लिख लो मेरे साथ साथ लिख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लिखते जाओ, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, the valence electron, the valence electron experience less attraction, less attraction toward nucleus। जितना इसको जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए था उस फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। दिस brings decrease in the decrease in the न्यूक्लियर चार्ज। अब एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता है, बट उसको अज्यूम किया जा सकता है कि जिस फोर्स के साथ उसको खींचना चाहिए था उससे नहीं खींच रहा है और थोड़ा कम खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं उसको ऐसा मान सकता हूं कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वही कम हो गया है, वैसा अज्यूम कर सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली actually present on the nucleus, actually present on the nucleus. The reduced nuclear charge, the reduced nuclear charge, the reduced nuclear charge is termed as, is termed as effective nuclear charge। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं, है ना, है ना। एंड जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्लियर है, ये लिख लो और डन करो। ये लिख के डन करो। हाँ एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं, इतना सिंपल बात है यार, वो क्यों नहीं समझ रहा है, चलो मैं समझाता हूं, एकदम सिंपल सा लॉजिक से समझाता हूं, ध्यान से समझो। हाँ जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर है, यस। एक बार ये लिख के डन करो, फिर और एक बार समझा देता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, समझा देता हूं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम आसानी से समझा देता हूं, पहले लिख लो और डन करो, सब लोग डन करो फास्ट, सबका डन नहीं आया है, मुझे सबका डन चाहिए। The reduced nuclear charge is termed as effective nuclear charge. The reduced nuclear charge is termed as effective nuclear charge. That is the last line.
ठीक है, आगे बढ़े। सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में मान लो ये Z का वैल्यू है 20, है ना, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। कहां? आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होना चाहिए, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ये होना चाहिए था K, Z का वैल्यू 20 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। और ये कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है, ये खींच रहा है। अब बोल रहा है इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर हैं जो इसको रिपेल कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, है ना, इसको रिपेल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप नेट फोर्स की बात करो तो ये जो फोर्स जितने से खींचना चाहिए था वो फोर्स नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रिपल्सन आपको दिख रहा है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। अब ये रिपल्सन फोर्स हम लोग नहीं निकालते, रादर हम लोग क्या निकालते हैं इसके लिए? सिग्मा। अब एक्चुअली क्या देखा गया, इन नेट फोर्स का वैल्यू पाया गया F इज इक्वल टू K इंटू 18 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्चुअल, ये एक्चुअल। और ये कितना था? ये होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये फोर्स है, ये फोर्स है। और एक्चुअली कितना आ रहा है? नेट फोर्स कितना आ रहा है? ये। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दो, इन इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो और साथ साथ में न्यूक्लियस के नंबर को कम कर दो, Z के जगह Z20 के जगह 18 कर दो, और यहां एक इलेक्ट्रॉन ले लो और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो ये जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इसी फोर्स के बराबर होगा, है ना। तो ये जो है ये इफेक्टिव फोर्स है, एक्चुअली है 20, लेकिन इसका असर कितना दिख रहा है? 18 के बराबर। क्यों 18 के बराबर? क्योंकि बाकी के जो रिपल्सिव फोर्स है ये नेट फोर्स को कम कर रहे हैं। तो ये जो कम हुआ है Z इफेक्टिव, ये जो Z इफेक्टिव आया है वो Z इफेक्टिव क्या है? Z इफेक्टिव है Z माइनस सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू यहां पर बाकी इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा का वैल्यू 2 होना चाहिए था, तभी 20 माइनस 2 18 आता, और ये जो नेट फोर्स मिलता वो हमें 18 के बराबर मिलता। तो खींचने का ट्राई कर रहा है वो 20 से, लेकिन ये 20 से खींच नहीं पा रहा है क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्सेस भी तो है जो इनको खींचने नहीं दे रहा है, उनको दूर लेके जा रहा है। तो बोलता है फिर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है इतना। तो बोलता है फिर Z कितना आ रहा है? तो बोलता है Z तो 20 है, लेकिन अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन में यहां पर Z इफेक्टिव ले लो, तो आपके लिए बार बार सिग्मा के कारण फोर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो बोलो, अभी भी बताओ। एकदम सिंपल कंसेप्ट है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मतलब Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z हमें पता है, सिग्मा हमें कैलकुलेट करने आता है, Z इफेक्टिव हमें पता लग जाएगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतना किसी एक ही बात को इतना खींच क्यों रहे हो कि सर Z इफेक्टिव बता दो, नहीं समझा, नॉट क्लियर, नॉट अंडरस्टूड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सबको समझ में आया अभी भी कि अभी भी प्रॉब्लम है? तो बोलो, मैं एक बार और ट्राई करता हूं। क्लियर टू एवरीवन? एक बार थम्स अप करो। तो सिंपल, आपको क्या करना है, आपको Z इफेक्टिव जब कभी निकालना है, आपको कभी Z इफेक्टिव निकालना है, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z तो किसी भी एलिमेंट का पता रहता है, और सिग्मा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z माइनस सिग्मा निकाल लो, और सिग्मा किसके लिए? किसी भी इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकाल लो, तो आपको Z इफेक्टिव पता लग जाएगा। जो इफेक्टिव चार्ज है, इफेक्टिव मतलब क्या होता है? जो नेट फोर्स लग रहा है वो पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान से समझो, अब एक बार ध्यान से समझो। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड इन Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कैसे चेंज होता है? तो सबसे पहले मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं। सेकंड पीरियड में हमारे पास है लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ध्यान से समझना, ये एलिमेंट है सेकंड पीरियड के लिए। अब सबसे पहले मैं यहां पर Z लिख देता हूं। Z है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब मैं क्या करता हूं, सिग्मा का वैल्यू निकालता हूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। S और P के जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा का वैल्यू निकालता हूं। तो हमने निकाल के देखा था सिग्मा का वैल्यू 1.7.35 से ऐड हो जाता है ये 2.05 है कि नहीं बोलो। 2.40 ये कल निकाला था, होमवर्क भी दिया था आपको। 2.75, 3.10, 3.45, 3.80 और 4.15। ये हो गया सिग्मा। सो कैन वी गेट Z इफेक्टिव फॉर दिस? Z इफेक्टिव जो होगा वो आएगा 1.3। ध्यान से देखते जाना, 1.3, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.20, 5.85। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। अब अगर आप देखो Z इफेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है, 0.65 से दिख रहा है। और लॉजिकल है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है 0.35 से और ये बढ़ रहा है 1 से। तो नेट इंक्रीमेंट कितना है? ये बढ़ रहा है 1 से, ये बढ़ रहा है 0.35 से। तो हर बार वैल्यूज कितने से बढ़ेगा Z इफेक्टिव का? 0.65 से। बात समझ में आ रही है? बोलो। Z भी बढ़ रहा है और सिग्मा भी बढ़ रहा है। ये 1 से बढ़ रहा है, ये 0.35 से बढ़ रहा है हर बार। तो नेट कितने से बढ़ रहा है? 0.65 से बढ़ रहा है। हाँ या ना बोलो। क्लियर है? एकदम सिंपल। आप देख सकते हैं कि Z इफेक्टिव का वैल्यू जो है एक पीरियड में 0.65 से बढ़ रहा है। हर बार 0.65 से Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मतलब फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये 1, ये 0.35। तो नेट इंक्रीमेंट 1 माइनस 0.35, 1 माइनस 0.35। तो हर बार 0.65 से एक पीरियड में बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। बोलो, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ये लिख के लिख करो डन। लिख के करो डन। तो Z इफेक्टिव हमने देखा, Z इफेक्टिव पीरियड में बढ़ता है, सिग्मा पीरियड में बढ़ता है, Z इफेक्टिव पीरियड में बढ़ता है, Z बढ़ता है। जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो Z बढ़ता है, सिग्मा भी बढ़ता है और Z इफेक्टिव भी बढ़ता है। और Z इफेक्टिव कितने से बढ़ता है? 0.65 से बढ़ता है। ये कितने से बढ़ता है? 1। ये कितने से बढ़ता है? 0.35। तो दोनों का डिफरेंस कितने से बढ़ेगा? 0.65 से। कंटिन्यूअस एक के बाद एक जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। चलो जल्दी जल्दी डन करो, सब लोग डन करो फास्ट। अब चीजें ना थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब ना अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ना तो क्या होगा, डिफिकल्ट लगने लगेंगी चीजें। अब आपको समझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो Z इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है, तो मैं एक यहां नोट लिख सकता हूं। व्हाट कैन बी नोटेड? और सब लोग फटाफट डन करो ना यार, इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? नोट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z इफेक्टिव
increases, magnitude of Z effective increases in a period when we move from left to right. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है पीरियड। चलिए अभी एक बार ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में G1 की बात करते हैं, अल्कली मेटल की बात करते हैं। हमने कल निकाला था अल्कली मेटल के लिए भी, और आपको बोला था निकाल के रखना। तो अल्कली मेटल क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसको नहीं पढ़ते हम लोग। चलो अभी Z लिखते जाओ यहां पर। ये हो गया पीरियड वाला स्टेटमेंट, ये हो गया पीरियड की बात, पीरियड की बात। अभी Z की बात करें तो 3, 11, 19, 37 एंड 55। सिग्मा भी निकाला था हमने, सिग्मा का वैल्यू 1.7, 8.8, 16.8, 8 से बढ़ गया था, 18 से बढ़ा था, फिर 34.8 और ये आ गया था 52.8। निकाला है ये, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो अगर मैं Z इफेक्टिव निकालू, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ध्यान से देखना बड़ा मजेदार है ये। अब अगर इसका वैल्यू निकालो तो आएगा ये 1.3, ये आएगा 2.2, ये भी आएगा 2.2, ये भी आएगा 2.2, ये भी आएगा 2.2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के Z इफेक्टिव जो है रिमेन कांस्टेंट इन अ ग्रुप, ये कह सकते हैं। सो Z इफेक्टिव remains constant in a group moving top to bottom in periodic table, top to bottom in periodic table। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है? तो Z इफेक्टिव पीरियड में तो बढ़ता जाता है, लेकिन डाउन द ग्रुप इट रिमेन कांस्टेंट। चलो जल्दी लिख के करो, डन। अल्कलाइन मेटल के लिए भी, अल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी देखते हैं क्या वहां पर भी ये फिक्स रहता है क्या। जल्दी जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट। और भैया लास्ट मोमेंट में नंबर क्यों कम होता जाता है? लास्ट 5-6 मिनट में बच्चे एक्सेप्ट लिथियम इट रिमेन, हाँ सेकंड पीरियड को छोड़ के बाकी जगह पे ये कांस्टेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट छोड़ के बाकी सब जगह पे ये कांस्टेंट। बेरिलियम के लिए भी ऐसे ही आएगा, बोरॉन के लिए भी ऐसे ही आएगा। चलो देख लेते हैं। ग्रुप में, हाँ ग्रुप में डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहता है, पीरियड में बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ू, नेक्स्ट पेज पे जाऊं, बोलो नेक्स्ट पेज पे जाऊं। यस, चलो अभी ग्रुप 2 के लिए बात करते हैं। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोटियम एंड Ba. Barium. Sir, if we take sigma for Nd, then will Z effective change? हाँ, आप अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, हर इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव का सिग्मा का वैल्यू अलग होगा, तो Z इफेक्टिव भी अलग होगा। और सीधी सी बात है, अलग अलग एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, इसीलिए तो उनका डिस्टेंस अलग अलग है। जय कुमार, समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग अलग एटम पे अलग अलग सिग्मा लगेगा, अलग अलग सिग्मा लगेगा, तो डेफिनेटली उनका जो Z इफेक्टिव होगा वो अलग अलग लगेगा। अभी यहां पर बात करते हैं 4, 12, 20, 38 एंड 56। ये हो गया इनका नंबर 56, यस 55, 56। अभी यहां पर सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं। ये आपने निकाला होगा सिग्मा का वैल्यू डाउन द ग्रुप, ये आता है 2.05, 9.15 और उसके बाद 8 ऐड करते जाना है, 8, 18, 18, 17.15, 35.15, 53.15। तो Z इफेक्टिव जो आएगा वो आएगा Z माइनस सिग्मा, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1.95, क्या आ जाएगा 2.85, 2.85, 2.85 एंड 2.85। Z इफेक्टिव अगेन ग्रुप 2 के लिए भी हमें दिख रहा है कि ये कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं? तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकल गया कि पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ता है, जबकि डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। 53.15, यस, निकाल के देखो प्रशांत। सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे हैं, हर केस में सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे हैं, चेक करके देखो आपको मिलेगा ये, है कि नहीं? तो हमने आज Z इफेक्टिव कैसे निकालना है। अब Z इफेक्टिव जो है वो एक्चुअल फोर्स है जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है ना? ठीक है, तो हमने Z इफेक्टिव देख लिया। अब यहां से पीरियोडिक का Z इफेक्टिव देख लिया। अभी कल से हम लोग एटॉमिक रेडियस, अभी 4 से 5 प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल का, हार्डली 2-2 दिन का टाइम लगेगा, ये चैप्टर 10 दिन में 8 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा 8 से 10 दिन में। देन वी विल मूव इनटू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर अब जो भी चीजें हैं जो बेसिक पढ़ना था वो सब हमने पढ़ लिया। जहां तक पढ़ाया रहेगा आविष्कार सब आने वाला है, मतलब इसमें आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा कैलकुलेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब आएगा। हाँ, 11th के बारे में बोल रहा हूं। इनऑर्गेनिक जैसा 1/3 होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का 1/3 1/3 1/3 रहता है। ठीक है, हाँ डिस्कशन लेता हूँ यार, लेता हूँ। हाँ, सेकंड डीपीपी का डिस्कशन लेता हूँ। एक्चुअली आज मुझे बहुत फीवर था, इसके बाद भी मैंने क्लास लिया, बाकी के क्लासेस नहीं लिए, तुम्हारा क्लास ले लिया फीवर होने के बाद भी, तो थोड़ा ठीक हो जाता हूँ फिर लेता हूँ, है ना? चलिए आज का क्लास यहाँ बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कब लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू, विल मीट टुमारो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल क्लास लेंगे, अगर बीमार रहा तो नहीं ले पाऊंगा। हाँ, ऑफलाइन का हम बात कर रहे हैं यार, हो जाएगा। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज शुरू हो गई है। कहाँ पर है प्रसाद तुम्हारा? हम भी चालू कर देंगे, हम भी चालू कर देंगे।
हमारे यहाँ बंद है। करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। प्रथमेश एक बार तू मुझे अभी कॉल करना, मेरे को एक बार कॉल करना प्रथमेश, यू कॉल मी, मेरे मोबाइल पे कॉल करना क्लास के बाद तुरंत, है ना। चलिए आज का क्लास यहाँ बंद करते हैं।